बैठे भैया। नमस्ते भैया, बैठिए। नमस्ते नमस्ते। बैठिए। क्या? हाँ हाँ हाँ। क्या? टेस्ट? एसी? हाँ। यार आज तो इन्होंने बोला था एसी, है ना? क्या रिस्पॉन्स है? हाँ, हमारे शहर में भी मोदी जी आए हुए हैं ना। तो हाँ, तो अभी है, आज भी हैं। तो इनका भाई, या तो नहीं, अभी हैं। मतलब हाजीपुर बिहार में कितना दूरी है? वो प्रधानमंत्री हैं, है ना? तो इनका ये कहना है कि इस वजह से बिजली विभाग कल और आज 2 दिन काम नहीं किया। परसों से उसने आश्वासन दिया हुआ है कि हम खाली ऐड जोड़ना भर है उसको, तो जोड़ देगा तो चल जाएगा। तो टंकी का पानी डायरेक्ट आ रहा है इसमें। बायो कब तक हो जाएगा, होगा या नहीं? अब ये सवाल तो नहीं करना चाहिए कि बायो कब तक हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। और सिलेबस खत्म हो पाएगा? नहीं, ये सवाल तो दोनों आपको नहीं करने चाहिए। ऊपर के 2 सवाल आपकी तरफ से हैं, वो लाजमी है। अगर ये कह रहे हो कि बायो खत्म होगा या नहीं होगा, तो मुझे क्या है, मैं तो 10 दिन में खत्म कर दूंगा। मुझे कोई दर्द थोड़ी है। ऐसा गियर लगाऊंगा मैं कल से कि आप भी समझ पाओगे कि बड़ा शानदार हुआ। मैं भी खुद, हम आपको खुश करना बहुत शानदार जानते हैं। ठीक है? तो आ- आपको जरा सा अंदर पता तक ना चलेगा कि कहाँ से मैं काटा हूं। रियलिटी बता रहे हैं, आप जान नहीं पाओगे कि मैटर कहाँ से मैंने क्या किया, गोल गोल घुमा दिया। तो जैसा आप कहो, मुझे क्या खत्म कर दें जल्दी। हमें कोई दर्द नहीं है भाई। मेरा क्या, मार्केट भी बना लूंगा मैं अपना। ना ना ना, बन जाएगा। देखो, 2 तरह से बातें होती, एक होती है कि अगर मैं आपको वो बातें ना बताऊं जो आप जानती ही नहीं हो। सीरम नहीं पता, नहीं बताऊंगा, आप पूछते मुझसे? नहीं पूछते, मैं दावा कर रहा हूं। सीरम अगर मैं ना लिखाता, मैं दावा कर रहा हूं, भरी क्लास में 1000 लोग बैठो, पूछ के दिखा रहे हैं, तो उस दिन हम पढ़ाना बंद कर देते। नहीं पूछोगे, क्योंकि आप वहां तक जाओगे ही नहीं। हाँ, आप डब्ल्यूबीसी पूछोगे, तो जो आप जानते हो वही पढ़ा के निकल लूंगा मैं। और उतने पढ़ाने में बहुत समय थोड़ी लगता है। तो भाई, अब ये सवाल क्यों आया, किसी की तरफ से तो आया ना। इसके अंदर वो बच्चा डेडिकेट नहीं है, या उसको भय लग रहा है हमारे क्लास से। सिलेबस कब 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 खत्म हो पाएगा? देखो, ये जहां पे आप जिस तैयारी करने के लिए आए हो, ये आम और गाजर तैयारी नहीं है। अगर ऐसी तैयारी होती रहती तो सड़क पर हर जगह एसडीएम दिखाई देते। आपके गांव में कितने एसडीएम है, जरा बता देना। मुश्किल से 1 या 2, या एक भी नहीं। किसी गांव में 5 एसडीएम नहीं होंगे, है ना? वो बात अलग है, आप जिद कर लो कि हाँ हमारे में है। तो बहुत ही रेयर नौकरी है। इस नौकरी में कम से कम ध्यान देना, मैच्योरिटी लाने में आपको लग जाएगा 24 महीने। कितने? 24 माह। ये मैच्योरिटी पीरियड है इसका। अब आप सोच लो कि हम 3 महीने में बन जाए एसडीएम, बिहार पीसीएस निकाल लें। ये केवल दिवा स्वप्न है, मीठे सपने कहलाते हैं इसे। और मीठे सपना देखना लगभग बंद कर दीजिए। ये यही कहानी है, और इस कहानी को आज नहीं तो कल स्वीकार कर लीजिए। समझ रहे हो हमारी बात? ये ये तो बहुत बड़ी बात है इस संस्थान का, कि आपको मोटा मोटा साल भर या 14 महीने मैटर दे भी देंगे। मैं आपको बड़े से बड़े संस्थान की बात बताऊं, करीब 26 से 28 महीना लगा रहे हैं। 4 बैच बनते हैं, और खत्म होते होते चारों मिलके एक हो जाते हैं। जानते हो क्यों? फीस तो हर कोई दे देता है ना, पहले इसलिए फीस ले लिया जाता है। इसमें ही बहुत समस्या है ना, कि फीस सबसे पहले, मंथली मसला नहीं होता इसमें। तो होता क्या है कि लोग एक साल या 10 महीना एकदम जोर शोर से आता है, एकदम धुआं धुआं कर देगा, पूरा मार्केट फैलाएगा, कोचिंग जा रहे हैं। उसके बाद साइकिल की पैडल टूट जाता है।
या मोटरसाइकिल में हो जाता तेल खत्म, अब फिर बच्चा क्या करेगा? एक तो ऑनलाइन मामला है, लाओ ऑनलाइन देख लेते हैं, अब ना ही जाते हैं। आपके यहाँ बताएं जितना एडमिशन अगर उतने लोग आ जाए हम बिठा ही ना पाए। जानते हो नहीं जानते इस चीज को? यही सच्चाई है। हम लोग भी जानते हैं कि सब तो थोड़ी आएगा, 50 तो नहीं आएगा नॉर्मल, और जैसे ये क्लास खत्म होने को होगी फिर 50 का 500 कम आता है। तो ये एक रिदमिक कंडीशन है जो आप धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि आप अगर इस भाव में बैठे हैं कि हम 8 महीने में सिलेबस खत्म करके और निकल के जाके बीपीएससी निकाल लेंगे, संभव नहीं है। पीटी निकालोगे मेंस फंसेगा, मेंस निकालोगे तो इंटरव्यू से वापस आओगे। कम से कम ये ध्यान रखना 24 मंथ मैच्योरिटी पीरियड है इसका। इससे पहले अगर आप चाहो कि फल दे दें, आम का पेड़ लगाओगे तो तत्काल अगले साल फल थोड़ी दे सकता है, और देगा तो 1-2 देगा, ज्यादा नहीं देगा। उसको लग जाएंगे 3-4 साल। वैसे आपकी नौकरी है, ये कोई ऐसी नौकरी तो है नहीं रेलवे और ग्रुप डी की कि हमने आपको 4 बात बताई और आपने 10 बात रट ली, काम खत्म हुआ। काफी ज्यादा संघर्ष और लगातार होने वाली प्रक्रिया है। और आपका जो बैच है उसमें ज्योग्राफी पीटी के लिए खत्म हो गया है जैसा मुझे पता है। पॉलिटी भाई कुछ पार्ट बाकी है, जो पार्ट बाकी है देखो उसके 2 कारण हैं, या तो समय ना मिला होगा, या तो दोबारा के करेंगे, या तो आप उसे खुद करेंगे। ध्यान देना ये भी कि कोचिंग से आप 100% पाठ्यक्रम पूरा करने की उम्मीद भी मत करना। कोचिंग बहुत खींचती है तो 96 तक जाती हैं। ये भी अस्वस्थता मैं बता दूं, 4% आपके भरोसे होता है हर, नहीं 96। भाई मैं क्या करूं, मैं ऑल ओवर की बात करूं महाराज, थोड़ा धैर्य रख लो। हम ऑल ओवर कोचिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं कि आपके एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसका कितना परसेंट, 96% कोचिंग प्रोवाइड कराती हैं। जो बचा है वो वापस आके पूरा करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, संभव ना हो। अगर मैं आपका बायोलॉजी नहीं पूरा एक छोड़ दूंगा पोर्शन, मान लो बॉटनी छोड़ दिया और मैं चला गया छुट्टी पर, तो ये मेरी नियति बनती है ना कि हम वापस आके पूरा करें। तो इसके लिए घबराइए नहीं। आपके अंदर यह धैर्य अगर नहीं रहा तो ये सारा खेल धैर्य की परीक्षा का है ना। बाकी एसी बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो मेरे लिए भी आवश्यक है और आपके लिए भी है। तो कोई मतलब नहीं है, हमारा चेहरा देख लीजिए ना। है? हाँ ये भी गलत तरीका है। तो अभी देखो खान सर अभी थे नहीं, कल ही खान सर आए हैं, आज हमारी उनकी मुलाकात है। फिर से मैं बोलूंगा ये चीज जाकर के कि ये तरीका उचित नहीं है, थोड़े सुधार करें। हालांकि इनका भी कहना है कि 2 दिन 3 दिन मौका देते हैं। तो हाँ पानी वाला मैं कल इसको ठीक करवाता हूँ। पानी के लिए कोई बिजली विभाग नहीं है ना, पानी तो दुकान से खरीदो, यहाँ लाके लगा दो। आरओ का सिस्टम नहीं है ना यहाँ की, है? अच्छा लगा है, चलता नहीं। अच्छा मैं अभी उसको भी, वो तो कल के कल ठीक होगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको हम बेहतर करवाते हैं। बाकी यहाँ पे मैट वेट लगवाते हैं कि इस तरह से जो है गंदा है इसको सुधार किया जाए, है ना। और थोड़ा आपकी भी जिम्मेदारी है, वहां से ऐसा मत करिए कि पूरा आप क्या करते हो, पैर धो लेते हो वहां जा करके, क्योंकि ऐसा ही है। इसको साफ क्यों नहीं करवाते? अच्छा कौन वायर काटा है? वायर काट देते हो आप लोग? अच्छा चलिए, अभी हम ये समस्या है तो ये 2 समस्याएं, एक तो ये कल के कल ठीक होगा पानी वाला, इसको कल के कल ठीक करवाइए पानी वाला, ठीक है। और इधर ध्यान दो दीपक, यहाँ पर ये जो गंदा इधर मैट थोड़ी बड़ी लगवाओ और डेली उसको चेंज करवाओ, है ना। वहां भी वही व्यवस्था, वहां भी बाथरूम है ना, उधर भी वो साफ है। बहुत मार मारेंगे समझ लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, बराबर मात्रा में लोग हैं, है ना। ऐसा कौन सा पानी फेंक रहे हो यहाँ पे, तो है ना। चलिए फिर भी हम करवाते हैं, यहाँ पे कल से मैट चेंज करवाएंगे, ठीक है। और अपनी जो समस्या है वो नीचे जाने वाले हम लोग हैं कल परसों से। अब सवाल यह है कि देखो, इसी परीक्षा को धैर्य कहते हैं। हम भी धैर्य रखें, आप भी रखो, और काम अब पढ़ाने देंगे, पढ़ा दिया जाए, ठीक है। छोड़ो, जब बैठे हुई गर्मी लगी रही है, पढ़ो, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है कि पढ़ा जाए ना। और ये तमाम समस्या हमने नोट कर ली हैं। तो पहली बात तो मैटर क्वालिटी, और दूसरा मैटर को
समाप्त होने में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है। दूसरा, ये जो मैनेजमेंट वाला मामला ये भी सुधर जाएगा, 2-4 दिन का और मौका दीजिए। लेकिन हाँ, फिर से ध्यान देना, मैटर क्वालिटी और टीचर की तरफ से जरा सा हिचक ना समझिएगा। हम हर एक अध्यापक को बखूबी जानते हैं यहाँ पर कि हर कोई अपने जीवन में ठीक ठाक काम किया है और हर अध्यापक बड़े जिम्मेदार हैं। तो आप ये निश्चिंता रहिएगा कि कब खत्म होगा, और दोबारा इस तरह की चिट्ठी मत भेजना। ये याद रखिएगा, मैच्योरिटी पीरियड अपना कितना, 24 महीने। इससे पहले अगर आप ये पाल रहे हो कि मैं एसडीएम बन जाऊं, मुझे मैसेज आते हैं शाम तो सुबह तक 10 आ जाते हैं कि 4 महीना बचा है, 17वां निकालना है, मुझे टॉप 10 में आना है। हम हाँ मतलब सोचने क्या, कुछ भी सोच सकता है, इंसान है, सोचने कोई कमी है। हमने कहा क्या क्या पढ़ा आपने, कहे अभी कुछ पढ़े नहीं है, हाँ टॉप 10 में आना है। और कह रहा था तन मन धन सबसे सबसे समर्पित है। हमने कितना धन है, पहले धन बताओ, है ना। तो ये मानसिकता, ये नहीं, सेटिंग ऐसा कुछ नहीं है, सेटिंग होती भी नहीं है, और सेटिंग करके आपकी हमारी नहीं होती। बात खत्म करो, काहे मुस्कुराते हो, नेता हो तो जब जिस लेवल पे उस पे बात करो ना, ना आपकी होगी ना हमारी होगी। हमारे पास एक ही विकल्प है, पढ़ना, और उस विकल्प को अच्छे से काम कर लो, है ना। दुनिया की दिमागदारी करने से कोई मतलब नहीं है। जो दिया गया उसको तो करके दिखा नहीं रहे हो, उसको करके दिखाओ। तो ये ध्यान रखिए आप सभी को, दिवा स्वप्न और मीठे सपने मत पालिए, जो है उसी में जिंदा रहिए। और फिर से आश्वस्त कर रहा हूं कि मटेरियल क्वालिटी और टाइम पीरियड में कोई समस्या नहीं आने वाला है किसी कीमत पर। हाँ, ये 2 दिन का खेल नहीं है, ये बात ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात कि अगर लेट होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान संस्थान को होगा। वो नई बैच नहीं बना पाएंगे, नई बैच नहीं बना पाएंगे तो उनको अगला पैसा नहीं मिलेगा। हमारे ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि हम कितने दिन में इसे फाइनल आउट कर रहे हैं। तो अगर, और दूसरी बात, हम भी संस्थान के कह के निकलते हैं कि अगर 50 दिन में खत्म करेंगे तो 60 हो जाएगा या 55 हो जाएगा, इसके लिए मुझे चिल्लाना मत। तो वो भी आप ध्यान रखिए, अगर आप संस्थान ने 12 महीने का है तो 13 भी हो सकता है, लेकिन 15 नहीं होगा। बस 1-2 महीने का अप डाउन होता है, और ये हर जगह है, हर समस्या, हर जगह पे ये बनी हुई है व्यवस्था। इसे समस्या नहीं कह सकते, ये व्यवस्था ही है कि इतना चल जाए, क्योंकि आपकी तरफ से सवाल आएंगे। हो सकता है वो मैं जो टारगेट लेके पढ़ाने आया वहां तक नहीं पहुंच पाया, कारण ये आपको समझाने लगा, तो ये वजह बनती। इसलिए संस्थान हमसे कई बार मांगता है कि आप डेली टू डेली हमें टॉपिक दे दीजिए। हम संभव नहीं है, हम आप हार्ड पढ़ाना चाहते थे, कल ही खत्म कर, नहीं खत्म कर पाए। मान लो उनको मैं टॉपिक दिया होता लंग्स का, हम पढ़ा क्या रहे हैं हार्ट, तो ये पॉसिबल नहीं होता। ये काफी ज्यादा भौतिक प्रक्रिया है और रोज ऐसे काम चलता है। तो निराशा छोड़िए, काम करिए। बाकी ये गर्मी उर्मी वाला मामला ठीक होगा, देख रहे हो मेरी हालत, तो मैं भी मना कर दूंगा ना कि सॉरी हम उपलब्ध नहीं हैं ऐसी हालात में पढ़ाने के लिए। तो जब मैं मना कर दूंगा तो आप तो आओगी नहीं, सवाल ये है ना। तो फिर तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर एसी चलानी पड़ जाएगी। अब एसी ना चला, देखे जेन्युइन मामला उनका भी दिखा। अब मोदी जी आए हैं, कल निकलने ना दिए किसी को, वही निकला है जो उनको देखने गया। अच्छा, ये एसी वाला, हम आपसे दावा करेंगे अगर अगले हफ्ते तक नहीं बना तो हम क्लासें बंद कर देंगे। नहीं नहीं, आपकी नहीं चलेगी, मतलब कोई क्लास नहीं चलेगी। हम उनको प्रेशर दे रहे हैं कि विद इन वीक, मैं नहीं आऊंगा तो आप क्यों आओगे, मंजू सर नहीं है तो आप क्यों आओगे। सीधी सी बात, मैं बोल दूंगा ना कि भाई इसी, तो हम इनको प्रेशर दे रहे हैं कि इसी वीक ये काम करेंगे, है ना। निश्चिंत रहिए। चलिए अब भाई वापस आ जाओ। इतनी देर ये ऑनलाइन वाले ठंडा में बैठे, ये तो गाली दे रहे होंगे हमें कि तुम अपनी समस्या अपना हल करो, हमारे यहाँ ऐसी पंखा कूलर हिमालय सब लगा हुआ है ना, हमें तो पढ़ा दो। तो ये ध्यान देना। चलिए आइए, ऐसे ही आपके ऑफिस की एसी खराब जाएगी एक दिन, आपके जो नीचे वाले कर्मचारी हैं वो आपके ऊपर खोपड़ी पे चढ़ेंगे, एसडीएम एसी ठीक कराओ। अब आप लिख करके भेजोगे अपने विभाग को कि 3 एसी का पैसा, पता चला मंत्री साहब दस्तखत नहीं कर रहे हैं, 4-10 दिन बाद फाइल लौट के आएगी, तब तक आपका जो निचला कर्मचारी है आपको ऐसे देखेगा, और बदमाश एसडीएम आया, किसी काम का नहीं है, बकवास टाइप का एसडीएम है। तो आप उस समय ही डील करोगे कि भाई 2 दिन रुक जाओ, मैंने बात की हुई है।
तो हर स्तर पर धैर्य रखते हैं। हम लोग बात करते हैं हार्ट के बारे में। अब मानव का हार्ट इसी गर्मा गर्म माहौल में पढ़ लो तो अच्छा रहेगा। हमने एक फिगर बना लिया था। हाँ, तो शायद आपको याद होगा वो फिगर, कि नाम बोलते रहना बिना देखे हुए। कुछ ऐसे था ना ये। तो ये वाला हिस्सा था पल्मोनरी वेन्स था, और ये क्या कहलाया था, एओर्टा था, महाधमनी। और ये 1 नंबर और 2 नंबर था राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, है ना, अलिंद। और ये जो 2 और 3 या 3 और 4 नंबर था, ये था राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल या निलय। क्या कहलाया था, निलय। दाहिना और बायां निलय के तौर पर था। इसे हमने बेन काबा माना था, या महाशिरा, याद है, महाशिरा या वेन काबा। और ये वाला हिस्सा था पल्मोनरी धमनी, याद है, पल्मोनरी धमनी था। और यहां पर एक पॉइंट था जिसे हमने एस ए नोड कहा था, हाँ, सिनो एट्रियम नोड। और यहां भी एक पॉइंट था जिसे हमने ए बी नोड के तौर पर जाना था। हमें देखा था कि इसमें कुछ ऐसे फाइबर नुमा रचनाएं थी, और इन फाइबर नुमा रचनाओं को क्या कहा गया था, पुरकिंजे। क्या कहा गया, पुरकिंजे फाइबर के तौर पर जाना गया। हमने इसकी बाह्य परत के बारे में आपको बात बताई थी कि इसे कहा गया था पेरिकार्डियम। क्या कहा गया, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन के तौर पर नाम दिया गया। और यहां पर ट्राई कैपेसिड वाल्व था, और यहां पर बाई कैपेसिड वाल्व था। तो ये 3 4 5 बातें हमारी संपन्न हुई थी। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर आदि पर बातचीत करेंगे। मॉक टेस्ट कब शुरू होगा, अविनाश भैया आज से करवा दें पहले यार। हमें लगता है कि अगले महीने शुरू है। 25 मॉक टेस्ट है, जुलाई से है, और वो ऑल ओवर पटना होगा, और कई स्टेट में, मतलब कई जिलों में आपके हैं। तो हम वो लोग 25 की बात कर रहे हैं, जिसके लिए जल्दी वो सूचना जारी करेंगे। मुसल्लापुर हाट पे सूचना जारी कर दी गई है। भाई यार, मैंने क्या कहा अभी, कितना दिन पढ़ते हुआ तुम्हें, खड़ो, कितना दिन पढ़ते हुआ, महीना बताओ। 5 महीना बैठो, ये 5 महीना में एसडीएम बनना चाह रहा है? भाई यार, तू धैर्य तो रख ले दोस्त। 5 महीने में कैसे शक्तिमान बन के पढ़ा दें, ऐसे गोल गोल घूमे, सांस 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 सांस, खत्म। ये मॉक टेस्ट उनके लिए है जिनका पूरा हो गया है। फिर से मैं कितनी बार समझाऊं मैं, इसमें समय लगता है भैया। मॉक टेस्ट आप क्यों दोगे, सवाल है, 70 देना है, लेकिन कब देना, जब आपका पूरा हो जाएगा तो देना है। पहले पूरा तो करो। हम प्लान ये कर रहे हैं कि पूरा करें पीटी से पहले पहले। अभी आपका इकोनॉमी नहीं हुआ तो इसी में लग जाएगा। ये 2 विषय हो रहे हैं, ये हो जाएंगे। तो आपका जो मॉक टेस्ट देने की मेच्योरिटी, कुछ लोगों का हो गया है, आपका जो मॉक टेस्ट की मेच्योरिटी आएगी वो आएगी लगभग अगस्त के महीने तक जाके। सितंबर में आपका पेपर है, 30 को है ना, तो आप 1 सितंबर से पेपर मॉक टेस्ट का देना, पूरा अगस्त पहले पढ़िए, है ना। जब आपका फाइन, देखो कभी भी बिना सिलेबस पूरा हुए मॉक टेस्ट नहीं देना, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। वहां जाओगे सवाल ही नहीं हल होगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा। तो अगस्त के बाद जब 30 अगस्त पूरा हो जाएगा, 1 सितंबर से शुरू करना अपना, कुछ लाइव दे देना और कुछ पहले से पेपर ले लेना, उसको हल कर देना। कभी भी ध्यान रखना, आप सभी को मेरी सलाह है, जल्दबाजी मत भागना कि लाओ अब हो गया, लाओ मॉक टेस्ट दे लेते हैं। फिर जब सिलेबस नहीं पूरा है तो कैसे काम चलेगा। ये उनके लिए है जो 69 दे रहे थे नहीं निकला, ये उनके लिए है जिनका सिलेबस पहले से पूरा हो चुका है। फिर से ध्यान देना, आवश्यक नहीं है कि आप 70 निकाल लो। आप किस में निकालोगे, 71 में। जो 70 के लिए तैयारी कर रहा है वो वाकई में सिलेक्शन लेगा 71 में, और जो 69 दे चुका है वो लेगा कब, 70 में लेगा। क्योंकि आपसे पहले लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, समझ रहे हो भैया, समझ गए, गुस्सा तो नहीं हो। कौन बोले, हाँ, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। अब दोबारा मत,
सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो। आज ये नकारात्मक सत्य हमें मार डालेंगे लेकिन मैं कुछ ना होने वाला मुझे, है ना। सर अपने गोले पे आइए। ये आने कहाँ दे रहे हैं महाशय लोग। सर बुक कौन सही कैसे कैसे लोग है ना चलिए, ये पढ़ाने ना दे रहे हैं आज, है ना। अच्छा यहाँ लिख भी दिया है ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ, है ना। ये ऐसे ऐसे ही लोग रहते हैं जैसे हैं। चलिए तो लिखिएगा, लिखिए, हाँ लिखिए, हृदय की सामान्य संरचना और परिचय। लिखिएगा हृदय की सामान्य संरचना और परिचय। लिखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट। लिखिए हृदय की सामान्य संरचना या परिचय। हृदय की सामान्य संरचना और परिचय। हमने एक ऊतक पढ़ा था तो उसमें पता चला कि एक कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है, याद है। और उसने स्पेशल क्या बनाया था, मसल्स बनाया था। तो लिखिएगा हृदय, हृदय एक पेशीय ऊतक है। हृदय एक पेशीय ऊतक है जो कि स्पेशल हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बना है। हृदय एक पेशीय अंग या ऊतक है, ऐसे लिखिएगा, अंग लिखिएगा, ऊतक हटा देना। हृदय एक पेशीय अंग है, ऊतक हटा देना। हृदय एक पेशीय अंग है जो कि विशेष हृदय पेशी से मिलकर बना है, जो कि विशेष हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बना है, जो कि विशेष हृदय पेशी ऊतक से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा हार्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन made with special cardiac muscular tissue. Heart is a muscular organ made with a cardiac muscular tissue, made with a cardiac muscular tissue. आगे बढ़ाना, हिंदी भाषा में लिखिएगा हृदय का मुख्य कार्य, हृदय का मुख्य कार्य रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त को पंप करना है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त को पंप करना है। हृदय का मुख्य कार्य रक्त नलिकाओं के माध्यम से रक्त को पंप करना है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज, द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज pumping of blood through blood vessels. The main function of the heart is pumping of blood through the blood vessels. Pumping of blood through the blood vessels. तो इसका मेन काम एक ही है जो आपके सामने क्या करेगा, ये पंप करता है जिससे कि हार्ट ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट तक क्या करें, पहुंचा सके और उसको फ्लो करा सके। नीचे नोट नंबर 1 डालिएगा, लिखिए हृदय, हृदय हमारे सीने में बाईं तरफ, हृदय हमारे सीने में बाईं तरफ स्थित है। अभी तो जानते हो ना, धड़क रहा है तो पता ही चल जाता है, ये बोलता है कि मैं यही हूं। हृदय हमारे सीने में बाईं तरफ स्थित है। देखिएगा हार्ट, हार्ट इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड, हार्ट इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, at the left side of chest. Heart is situated at the left side of the chest. एक और नोट डाल दीजिएगा, हाँ एक और नोट डालिए, लिखिए हृदय की बनावट, हृदय की बनावट शंक्वाकार, हृदय की बनावट शंक्वाकार और मानव की बंद मुट्ठी के समान है। शंक्वाकार, कॉनिकल, हृदय की बनावट शंक्वाकार, हृदय की बनावट शंक्वाकार, कोनिकल तथा मानव की बंद मुट्ठी के समान है, तथा यह मानव की बंद मुट्ठी के समान है। मानव की बंद मुट्ठी, ऐसे हाँ बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखेगा, लिखें द शेप ऑफ हार्ट इज अ कोनिकल, द शेप ऑफ हार्ट इज अ कोनिकल
and the shape of heart is a conical and like a closed fist of human and like a closed fist, fist मतलब मुट्ठी, देखिएगा, the shape of heart is a conical and like a closed fist and like a closed fist, like a closed fist। एक और नोट डालिएगा, मानो कि जो बंद मुट्ठी है ऐसे, तो लगभग इसकी बनावट ऐसे ही है और दिखता कैसे है, कोनिकल रूप में। तो अगर हम ऐसे कर लें तो नीचे वाला हिस्सा ये और ऊपर का हिस्सा, तो ऊपर का थोड़ा चौड़ा है और नीचे का पतला है, तो इस तरह से कैसा हो गया, कोनिकल स्ट्रक्चर हो गया। एक और नोट लिखिएगा, लिखिए हृदय की लंबाई, हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, हाँ भाई, मैं गलत लिखाऊंगा। बी शेप नहीं, कोनिकल शेप नहीं, सेम का बीज तो किडनी है ना। नहीं नहीं, जो लिखा है वही लिखिए। अब आप पढ़े हो, आपकी समस्या है ना, मैं जो बताऊंगा वो हमारा जानकारी है, मेरी जान। हाँ लिखिए, हृदय की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लेंथ लिखिएगा, लेंथ ऑफ हार्ट इज 12 सेंटीमीटर, लिखिए चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, वाइड लिखिएगा 9 सेंटीमीटर, और मोटाई 6 सेंटीमीटर, थिकनेस वाइड 9 सेंटीमीटर और मोटाई 6 सेंटीमीटर होती है। लगभग सबका अप्रोक्सीमेट सबकी बात हो रही है। 12 9 6, 12 9 और 6 देखिए, तथा जबकि वेट, देखिए जबकि वेट 250 से 350 ग्राम, देखिए जबकि वेट जो है वो 250 से 350, लिखिएगा वेट ऑफ हार्ट 250 से 350 ग्राम, लिखिएगा वुमेन में थोड़ा कम वजन होता है, ब्रैकेट कर देना, हाँ लेस वेट इन वुमेन हार्ट, कंपेयर करें तो महिलाओं का हृदय थोड़ा छोटा होता है, कंपेयर कर लेना, तो वुमेन में वजन थोड़ा कम होगा। बाकी 70 किलोग्राम की किसी पुरुष में जो हृदय की वजन है वो 350 ग्राम तक पहुंच जाता है। बाकी 250 से 300 की इसका रेंज है, सब में अलग अलग होता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। क्या चीज, वेट, हाँ वजन जैसा हो आपका, बॉडी का स्ट्रक्चर, अब 2 ग्राम का मनुष्य है तो उसमें 7 ग्राम का हृदय कैसे लग सकता है, जैसा वजन होगा वैसा होगा, मैक्सिमम जो जाता है वो 350 ग्राम तक जाता है। तो ये कुछ जानकारी रही है हृदय के बारे में। तो हमने देखा कि इस स्ट्रक्चर लाइक शेप कोनिकल है और मानो कि फिस्ट के समान है, 12 6 9 इसका कॉन्सेप्ट है और 350 ग्राम है। ये एक प्रकार की पेशी ऊतकों से बना है जिसको हमने कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के तौर पर जाना। अब आइए हम हृदय की बाह्य या थोड़ा कम है, नॉर्मली लेस वेट होता है पुरुष की तुलना में, नहीं नहीं, अब नॉर्मली में थोड़ा सा कम, 150 ग्राम नहीं भाई, 5 ग्राम। अब आपका 250 ग्राम है तो महिलाओं का हो सकता है 242 4500। ऐसा मत समझना कि एकदम ऐसे खत्म हो गया, दिले नहीं है। दिल प्रॉपर होता है ना, तो ध्यान देना। अब हम इसके स्ट्रक्चर में प्रवेश करेंगे, लिखिएगा, लिखिए हृदय की बाह्य परत, हृदय की बाह्य परत, हृदय की बाह्य परत, हाँ नहीं अगला टॉपिक है, अब नोट नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक से शुरू कीजिएगा, हम स्ट्रक्चर वो पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। लिखिएगा हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम, हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम, हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम परत कहलाती है। हृदय की बाह्य परत, आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम लेयर, हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम लेयर कहलाती है, हृदय की बाह्य परत पेरिकार्डियम लेयर कहलाती है। आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम लेयर। और ब्रेकेट कर देना कि इसके मुख्य तौर पर 3 लेयर होती हैं, एक होती हैं मेजोकार्डियम और एक होती हैं एंडोकार्डियम। कौन सी, हाँ तो 2 और ब्रेकेट कर देना कि पेरिकार्डियम के बाद होंगी मेजोकार्डियम और एंडोकार्डियम।
हाँ ब्रेकेट, हाँ आउटर लेयर के बाद आपको जो इनर लेयर मिलेंगी वो कहते हैं एंडोकार्डियम। तो ब्रेकेट कर देने की दो और लेयर है हार्ट के पास, वो है मेजोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ब्रेकेट में कर देना, पेरिकार्डियम जितना लिखा आपने आउटर लेयर, उसके बाद ब्रेकेट कीजिएगा। मेजोकार्डियम ये सेकेंड लेयर है और एंडोकार्डियम थर्ड लेयर है, और इसे हम इनर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनर। यही एक सवाल पूछा गया था कि हार्ट में कितनी परत होती हैं बाह्य से, कितनी होती हैं? 3। और इनर क्या कहलाएगी? आपने इससे पहले भी इंडो कई बार पढ़ा है। इंडो मतलब ही क्या होता है? आंतरिक होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पेरिकार्डियम, मेजोकार्डियम और एंडोकार्डियम होती हैं। उसी में आगे बढ़ाना, लिखिएगा हार्ट में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। देखिए स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट इन हार्ट नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड। हार्ट में ही पेरिकार्डियम, सब चित्र में बना हुआ है देखिएगा, तो हार्ट में ही पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है। स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट इन हार्ट नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड, नोन एज पेरिकार्डियम फ्लूइड। हार्ट में पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो कि शॉक एब्जर्बर, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में चोट को झटका सोखने वाला, है ना, शॉक एब्जर्बर लिखिए, जो कि शॉक एब्जर्बर और घर्षण को कम करता है। रिड्यूस द फ्रिक्शन, देखिए जो कि झटके को कम करता है और घर्षण को कम करता है। लिखिएगा द फंक्शन इज शॉक एब्जर्बर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज, द फंक्शन ऑफ फ्लूइड इज शॉक एब्जर्बर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। शॉक एब्जर्बर और रिड्यूस फ्रिक्शन। तो जो बाहर जो हमने देखा द्रव भरा था, उसका दो काम हुआ। एक तो क्या कर रहा है, वो बाहर से अगर कोई झटका लग रहा है तो उसको कम कर दे रहा है, या कोई घर्षण हो रहा है या कोई फ्रिक्शन हो रहा है, मान लो दबाव या रगड़ आ रही है हार्ट पे, तो वो फ्लूइड क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि आउटर प्रोटेक्शन हमें कहां से मिल रही है? फ्लूइड से मिल रही है। ध्यान देना, दो हमारे ऑर्गन है, एक तो हमारा हार्ट और एक हमारा ब्रेन। ये दोनों अपने आउटर लेयर में फ्लूइड रखते हैं। यहाँ का फ्लूइड कहलाता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और यहाँ का फ्लूइड कहलाता है पेरिकार्डियम फ्लूइड। दोनों एक समान होते हैं, यानी कि एक समान केमिकल कंपाउंड के बने हैं, और दोनों का एक ही काम है, शॉक ऑब्जर्व करना। झटका, किसी ने मारा, खोपड़ी मारो, चोट लग गया, तो पहला तो चोट रोकेगा खोपड़ी, ये हड्डियां, लेकिन चूंकि हड्डियों में बीच में गैप है, इनमें जंक्शन बना हुआ है, तो ज्यादा रोक नहीं पाती। तो ऊपर एक हमने बबल बना के उसमें पानी भर रखा है, तो हल्का वो झटका झटके को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बहुत सारे डायरेक्शन में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मेनी डायरेक्शन में, तो शॉक क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और शॉक डिवाइड होगा तो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारा प्रेशर कम लगेगा और ब्रेन बच जाता है। वही कंडीशन हार्ट में है कि किसी ने मान लिया भाग से मारा ऐसे, हालांकि यहाँ पे लोग मारते कम है ना, मारते यहाँ ज्यादा है, खोपड़ी में चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ कम होते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने मार दिया। कई बार पीछे से मार देते हैं। पीछे से मारना भी एक तरीके से हार्ट को चोट पहुंचाना है। लोगों को लगता है कि पीठ हमारी मजबूत है, पीठ मजबूत नहीं होती। पीठ इतनी ज्यादा सेंसिटिव है जितना ब्रेन। हमें अपनी पीठ को बहुत ज्यादा बचा के रखना चाहिए। अक्सर लोग पीठ पे मारते, बैठा है मारा धमाक से, और क्या कर रहे हो, इससे क्या होगा? लकवा मार जाएगा, जहां चोट लगेगा उसके नीचे खत्म। तो ऐसा मत किया करो, है ना। कुछ लोगों की आदत है ऐसी करने से, बैठे हो मारे धपाक, और भाई लौट के उसको गाल पे इतना तेज तमाचा मारो कि वहीं गिर जाए मूर्छा होकर के, है ना। मतलब तुम मजाक समझे हो। हाँ, तो ये ध्यान देना, कभी भी अपनी पीठ पर किसी को बिठाना नहीं चाहिए। अक्सर लोग पीठ बिठा कैसे घूमते हैं, तो ये गलत। हाँ नहीं, उत्साह में आप झेल जाओगे, समझ रहे हो। किसी को गोद में उठाना नहीं चाहिए अगर वजन उसका ज्यादा है तो। बच्चों को उठा सकते हो, बाकी और किसी को नहीं। बात समझ रहे हो? दूर की बात बता रहा हूं। गोद में उठाना, पीठ पे टांगना, ये हरकतें मत करना। लकवा मार जाए कोई पूछेगा नहीं, समझ रहे हो। वो उत्साह में आप कर लेते हो, बात अलग है, लेकिन
बोल देना कि भैया हमारे बस का ना है, चाहिए रहो खुश और चाहिए रहो नाराज, हम खच्चर ना बन पाएंगे। हाँ, अगर तुम्हें बहुत अच्छी इच्छा करे तो एक घोड़ा मंगा देते हैं, आराम से पीठ पे बैठो, कूदो फांदो, जो मन करे वो करो। हम मानव हैं, मानव। हाँ, समझ गए। चलिए, तो अब अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। हमारे हृदय में, हमारे हृदय में कुल 4 चैम्बर हैं। हमारे हृदय में, अगला पॉइंट लिखिएगा, बस बिंदुवार बनाते रहना। हमारे हृदय में कुल 4 चैम्बर हैं। हमारे हृदय में कुल 4 चैम्बर हैं। अंग्रेजी लिखिएगा, हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट हैज 4 चैम्बर। लिखिएगा, ऊपरी 2 चैम्बर, ऊपरी 2 चैम्बर, अपर 2 चैम्बर नोन एज एट्रियम। लिखिएगा, ऊपरी 2 चैम्बर, ऊपरी 2 चैम्बर अलिंद या एट्रियम कहलाते हैं। ऊपरी 2 चैम्बर अलिंद या एट्रियम कहलाते हैं। ए में लिखिएगा, अपर 2 चैम्बर नोन एज एट्रियम। बी लिखिएगा, लोअर 2 चैम्बर, निचले 2 चैम्बर, निचले 2 चैम्बर क्या कहलाएंगे? वेंट्रिकल। हाँ, क्या? कहां से बंद कराएं? ये लाइट बंद करो भाई, कोई है ही नहीं है बंद करने वाला। क्या? हाँ, उधर से बुलाना किसी को। चलिए, लाइट कहाँ बंद करानी है? ये वाली। चलो, अभी आ रहा है बंद कर, तब तक पढ़ लो। लिखिएगा, लोअर 2 चैम्बर नोन एज वेंट्रिकल या निलय। लिखिएगा, इसे हम निलय कहते हैं। समझ में आया? एक 2 चैम्बर ऊपर, 2 चैम्बर नीचे। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखिए हृदय में कुल 4 वाल्व पाए जाते हैं। हृदय में कुल 4 वाल्व। लिखिएगा, हार्ट हैज 4 वाल्व। हृदय में कुल 4 वाल्व पाए जाते, यहाँ की लाइट बंद कर दो। हाँ ठीक, हृदय के पास कुल 4 वाल्व पाए जाते हैं। 2 वाल्व आप देखिएगा, एक तो त्रिवलनी कपाट दिखा था और एक द्विवलनी कपाट दिखा था। तो लिखिएगा नंबर 1, लिखिएगा हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं। लिखिएगा, हार्ट हैज 4 वाल्व। कितने? 4 वाल्व है। लिखिए नंबर 1, ट्राई कैप्सिड वाल्व। लिखिए नंबर 1, ट्राई कैप्सिड वाल्व। नंबर 1, ट्राई कैपेसिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। देखिए नंबर 1, ट्राई कैपेसिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट, सब फोटो में बना हुआ है। नंबर 1, ट्राई कैपेसिड वाल्व या त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में? राइट। कौन साइड है? राइट। तो इसलिए इसे हम कहते हैं राइट एट्रियम वेंट्रिकल वाल्व। क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम वेंट्रिकल वाल्व। तो ब्रैकेट में एक और नाम लिखना, दाहिना अलिंद निलय वाल्व। क्या लिखेगा? दाहिना अलिंद निलय वाल्व। लिखिएगा, दाहिना अलिंद निलय वाल्व। दाहिना अलिंद निलय वाल्व। तो पहला वाल्व दिख गया चित्र में। बस अपने उस फिगर्स के साथ ही हम लोग काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर 2 लिखिएगा, बाइकैप्सिड वाल्व। बाइकैप्सिड वाल्व। हाँ जी, क्या? कैस्पिड। हम क्या लिखें? अरे कैप्सिड। हाँ, CUSPID। हाँ, सही कर लेना। हो गया, दिमाग अंग्रेज। ठीक है, बहुत बहुत सही, वाह। चलें, हाँ लिखिएगा, वाई, हाँ CUS से स्टार्ट हो। सही है, उनका कहना सही है, वो बिल्कुल सत्य थे। चलिए, सही कर लेना, CUSPID। चलिए, लिखिएगा बाई। इसके बाद लिखिएगा दूसरा। अब बाई वाला किधर है? द्विवलनी का पार्ट लेफ्ट में है, तो क्या हो जाएगा? बायां अलिंद और निलय वाल्व। तो लिखिएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल वाल्व। लिखिएगा, एक और ब्रैकेट, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल वाल्व।
या बायां अलिंद निलय वाल्व, लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल वाल या बायां अलिंद और निलय वाल्व। तीसरा लिखिएगा इसके बाद पल्मोनरी वाल्व, तीसरा वाल्व होगा पल्मोनरी वाल्व। तीसरा लिखिएगा पल्मोनरी वाल्व, हिंदी में लिखिएगा फुफ्फुस वाल्व। जहां भी फुफ्फुस मिलेगा वहां पर एक वाल्व लगता है, चाहे वो आर्टरी में जाएंगे तो और चाहे वो वेन्स में जाएंगे। ध्यान देना, आमतौर पर वाल्व वेन्स में मिलते हैं, आर्टरी में नहीं मिलते। बहुत रेयर केस ऐसा होगा जो आर्टरी में मिलते हैं वो, तो नीचे लिख दीजिएगा, लिखिएगा वाल्व फाउंड ओनली इन वेन्स, ब्रैकेट कर देना, नीचे ब्रैकेट में लिखिएगा वाल्व केवल शिराओं में पाए जाते हैं, वाल्व केवल शिराओं में पाए जाते हैं, वाल्व फाउंड इन ओनली वेन्स, और ब्रैकेट करना रेयरली इन एट्रिया, रेयरली इन आर्टरी। शिराओं में बहुत रेयर होते हैं, शिराओं में बहुत रेयर होते हैं, सॉरी हाँ धमनी में बहुत रेयर होते हैं। ये सब एसी का असर है, सही कह रहे हो, है ना। हाँ एकदम पूरी शरीर से सारा नमक बाहर जा रहा है। आज मैं वाकई में सीरियस बोलूंगा, अभी तक नहीं बोलते थे क्या? नहीं, आज तक मैं ऐसे बोल देता था वैसे कि हाँ करा दो करा दो। आज मैं बहुत स्ट्रिक्ट होके बोलूंगा ना। अब आज मैं आप वाला रूप धारण करूंगा। अभी तक मैं अध्यापक बन के बोल रहा था। हाँ अभी तक का भाई हमारा आपका उनका एक सेतु का, हाँ वो तो मैं बोल दिया ना कि अभी कल ही करवाता हूँ उसको। पानी के लिए कोई दिक्कत थोड़ी है, पानी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। चलिए अब इसके बाद लिखिएगा लास्ट वाला लिखिएगा एओर्टा वाल्व, लिखिए महाधमनी वाल्व, लिखिएगा महाधमनी वाल्व, लिखिएगा एओर्टा कहां पे, ये वाला हो गया ना कि वाल्व फाउंड ओनली इन वेन्स रेयरली इन आर्टरी। हिंदी में लिखिएगा कि वाल्व केवल शिराओं में होते हैं, धमनियों बहुत रेयर होते नहीं है, कई बार कुछ धमनियों में दिखते हैं। लिखिएगा एओर्टा या महाधमनी वाल्व। तो कितने वाल्व हुए हमारे? 4। तो फिगर में देखिएगा जरा, 2 है द्विवल्नी और त्रिवल्नी, और एक है महाधमनी, जहां भी महाधमनी होगी वहां, और एक है पल्मोनरी, तो जिधर पल्मोनरी होगा वहां पर लगेगा। और आप उठा के देखिए हर जगह पर जंक्शन बन रहा है, जहां जहां आप देखिए हर जगह से जंक्शन बन रहा है, वो कट हो गया है। आप अगर इस फिगर को देखेंगे यहां पर हार्ट वाले का, कहां गया ये, तो यहां पर ये जंक्शन, ये सारे जंक्शन बन रहे हैं ना। तो हर जंक्शन पर वाल्व इसलिए लगता है क्योंकि लीकेज ना हो, नहीं तो ब्लड लीक कर जाएगा। जैसे आपने घरों में देखा होगा वाल्सल लगते हैं, जैसे 2 पाइप जोड़ दी हैं तो बीच में वाल्सल लगा के तब जोड़ दिया जाता है। तो वही वाल्व का वही मेन काम है कि ब्लड का लीकेज ना हो और जंक्शन सही से बन जाए। कई बार ये खराब जाते हैं तो चेंज करना पड़ता है या सर्जरी करनी पड़ती है, हार्ट की सर्जरी से वाल्व ठीक कराए जाते हैं। खैर आइए चलते हैं। अब ध्यान देना, हमने अभी तक देखा कि इसकी बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा गया, अंदर में क्या भरा था? लिक्विड भरा था। हमने देखा इसमें 2 चैम्बर ऊपर 2 चैम्बर नीचे हैं। हमने देखा कि इसमें 1 2 3 और 4 मुख्य तौर पर वाल्व हैं। अब और अंदर आते हैं तो हम देखेंगे इनका जो राइट हिस्सा है, यानी कि हार्ट का जो दाहिना हिस्सा है, इसमें हमें 2-3 बातें नई देखने को मिल रही हैं। और बातें कौन सी हैं अगर देखा जाए तो ध्यान देना, अगर हम राइट हार्ट वाले को एक अलग बना लें तो यहां पर एक हिस्सा जिसे हम बोलते हैं सिनोएट्रियम, क्या बोलेंगे? सिनोएट्रियम नोड के तौर पर जानते हैं। यहां भी एक नोड है, इसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकल नोड के रूप में जानते हैं। एक और बात हमने आपको समझाई है कि यहां पर कुछ ऐसा फाइबर जैसा है, इसे हम लोगों ने क्या जाना था? पुरकिंजे फाइबर के तौर पर। अब यहां पर समझते हैं, ये जो हमारा SA नोड है या
सिनोएट्रियम नोड है, ये कई बार छोटा हृदय भी कहा जाता है इसे, या सेमी हार्ट के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं। जो विद्युत स्पंदन होते हैं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, यहीं से जनरेट होते हैं, और जनरेट होने के बाद वो छोटे छोटे बंडल के रूप में पहुंचते हैं एबी नोड के पास। एबी नोड एक पावर हाउस जैसा काम करता है कि उसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स देना है हार्ट के अदर पार्ट को, वो मेंशन करता है, दिमाग में रख के चलता है, और वो इसे कुछ क्वालिटी में, कुछ मात्रा में, क्वांटिटी में देता किसको? पुरकिंजे फाइबर को। और पुरकिंजे फाइबर अब पूरे हृदय में यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेकर के चला जाता है। तो बिजली के दौड़ने का जो एक क्रम है वो कैसा हुआ? एसए नोड से जनरेट हुआ, कहां पहुंचा? एबी नोड पहुंचा, और एबी नोड से पुरकिंजे फाइबर पहुंचा, और इसके बाद कहां पहुंचा? पूरे हार्ट में प्रवेश कर गया। और इसी विद्युत स्पंदन के आधार पर हमारा जो हार्ट है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कर रहा है, यानी कि संकुचन और प्रसरण कर रहा होता है। लगभग 1 मिनट में हम अपना हृदय 72 बार धड़का देते हैं। इसका मेन रीजन यही है कि जो एसए नोड है ये 60 से लेकर के 100 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मिनट, कितना? 60 से लेकर 100 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर मिनट निकाल रहा है, और इसी के स्पंदन के आधार पर हृदय धड़कता है, जिसे हम हार्ट बीट के नाम से या हृदय स्पंदन के नाम से जानते हैं। अब जितनी बार हार्ट बीट होगी उतनी बार हमारा हृदय सिस्टोलिक और डायस्टोलिक करेगा, धक धक की आवाज करेगा, और उतनी ही बार वो कुछ मात्रा में ब्लड बाहर को फेंकेगा। तो ध्यान देना कि अगर वो एक बार में, मान लो कि एक बार वो फ्लक्स पाया, तो एक बार के फ्लक्स में अपना हृदय 60 ml ब्लड बाहर को फेंक देता है ना? इसे हम नहीं, हाँ 70, तो 70 ml या 60 या 80 तक जाता है, इसका एक रेंज बने। मैक्सिमम 70 किलोग्राम के हैं तो कितना फेंकेगा? 70। हम आइडियल जो वेट लेते हैं कितना लगे? 70। तो 70 ml ब्लड ये एक बार में ऐसे फेंक देगा। इसको हम पंप स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। अब 1 मिनट में ये 72 बार ऐसा करेगा, तो 70 गुणे 72, तो लगभग मोटा माटी अगर देखा जाए तो 5-6 लीटर, कितने? 5, मतलब ऐसे ही 5-6 लीटर के आसपास, हाँ जो भी है, 5 से 6 लीटर के समथिंग हम लोग खून फेंक लेते हैं अपने हृदय से 1 मिनट के अंदर। यानी एक बार में 70 ml फेंकेगा, उसका स्ट्रोक होता है। और इस स्ट्रोक से जो पूरा एक हार्ट रेट अगर उसका चेक किया जाए कि कितना है, तो 72 बार है। तो इस तरह से 1 मिनट के भीतर हमारा टोटल जो ब्लड फ्लो करेगा वो 5.5 से लेकर 6, वो जितना बॉडी में है उसके उतना हम फ्लो कर लेते हैं। तो हार्ट का जो मेन हिस्सा क्या कहला रहा है? वो एसए नोड। इसे हम बहुत सावधानी से पेस मेकर भी कहते हैं, है ना? हाँ, नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है, क्योंकि यही बिजली बना रहा है, तो इसलिए इसको हम पेस मेकर कह रहे हैं। कई बार ये एसए नोड खराब हो जाता है तो बाहर से हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है। एक वैज्ञानिक थे बिल्सन ग्रेट बैच, तो बिल्सन ग्रेट बैच ने पहली बार दुनिया के सामने पेस मेकर बनाया। अक्सर आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो मजबूरन वो पेस मेकर लगा ही लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विथ लिथियम आयन बैटरी, जो कि बिल्कुल बाह्य त्वचा के नीचे लगा दिया जाता है। ये करीब 5-6 साल नॉन चार्जेबल होता है, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें बगल से पतली पिन लगा देंगे। हाँ, सी टाइप चार्जर नहीं लगाते हैं, चाहे तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, उधर संक्रमण होने का डर रहता है। नहीं तो सी टाइप चार्जर लगा थोड़ा छेद करके छोड़ दें, चार्ज कर लो अपना, है ना? तो ऐसा संभव नहीं है ना? साइबोर्ग बना देंगे इंसान को। तो वो लोग अक्सर जो बॉडी लिफ्टिंग करते हैं उनका हार्ट रेट थोड़ा सा रिदमिक बहुत खतरनाक होता है। अब ज्यादा वजन उठा लेंगे तो हार्ट पे ही असर जाता है, तो इसलिए वो ऑलरेडी अब हार्ट फेल ना हो जाए, वो अपना एक आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगवा ही लेते हैं। कि नहीं, वायरलेस चार्जिंग नहीं, उसके लिए फिर कार में जाके लेटना पड़ेगा उनको। खैर, अभी तो ऐसा सुविधा नहीं है। हम जो लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं वो 5-6-7 साल तक के लिए चलता है, उसके बाद फिर ऑपरेशन करके फिर से लगा लेते हैं।
क्योंकि आमतौर पे पेसमेकर लगाने की हालात तब बनती है जब हम 60-70 साल के हो जाते हैं। तो एक बार लगा लिया, 80 साल चल गया, दोबारा लगाया 90 साल, कितना चलना ही है, इससे ऊपर चलना ही नहीं है, तो मोटा मोटा 2 बार करना पड़ गया तो काम बन जाता है। तो ये पेसमेकर ही हार्ट की जान है, जब तक ये चल रहा है तब तक अपना हृदय धक धक की आवाज कर रहा है। जब ये सही चल रहा होता है तो हृदय लब और डब की आवाज करता है। जब इसमें कोई गड़बड़ी आती है तो हृदय MURR मर्र मर्र की आवाज करता है। अगर मरमर की आवाज कर रहा है तो समझ लो कि कहीं दरवाजा फंसा हुआ है। दरवाजा बंद कर, भूतिया दरवाजा देखा है आपने, चर की आवाज करता है। तो वैसे अपने पास है कि जब ये सही काम नहीं कर रहा हार्ट तो स्टेथोस्कोप होता है ना, परिश्रावी हिंदी में कहते हैं, बाह्य स्तर पर सुनने वाला आला। डॉक्टर पहचान सबसे अधिक किससे होता है? आला से। अभी एक सर्वे आया तो उसमें कहा गया कि अगर डॉक्टर आला ना टांगे, वो सुई लगा के ऐसे घूमे, तो कोई डॉक्टर मानेगा नहीं उसे। अगर डॉक्टर के पीछे हम एक एक्सरे मशीन टांग दें तो भी कोई डॉक्टर नहीं मानेगा, तब मानेगा। हाँ, तो मैक्सिमम जो रिकॉग्नाइजेशन मिलता है प्रोफेशनल्स को, क्लिनिकल प्रोफेशनल को, क्या है? स्टेथोस्कोप है। तो वो हाँ हर किसी के पास होता है, आप भी ले सकते हो, 200-250 का आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है ना। भाई अब पता नहीं कहां से तुम ला रहे हो, है ना। चलिए, इन्हें के आले मोह लगा, हीरा हीरा जवाहरात। हाँ ठीक है, इतने बड़े डॉक्टर ना बन जाओ ना, हम लोग नॉर्मल डॉक्टर हैं। ये 13,000 का अगर आला खरीदेंगे, दवाई देंगे 20 रुपए की, कैसे काम चलेगा? गांव वाला डॉक्टर तो यही करेगा ना कि 1,500-2,000 रुपए का आला ले लेगा, काम चलाएगा। हाँ वो भी मिल जाता है, कई तरह के आले हैं, सेकंड हैंड ले लेंगे, क्या करोगे? तो खैर, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करके हम हार्ट बीट सुनते हैं, या बॉडी में कहीं भी आवाज आ रही है तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे मानव हो चाहे जानवर हो। यहां तक कि आला भैंसों को भी लगाया जाता है और गायों को भी। सुन देखा नहीं आपने, जो पशु के चिकित्सक हैं वो भी आला लगाते हैं। वो भी भैंस कैसे पूछेंगे, मार के एक लात खींच के, है ना, फिर कहेंगे फिर से जांच करते हैं। तो आला कहीं भी आवाज सुनाएगा, तो इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कुछ बातें समझ में आई? तो ये चित्र दोबारा एक बार बनाना, ये लाइन SA नोड से AB नोड, AB नोड से पुरकिंजे फाइबर, बना लिया? हाँ, जो लोग नहीं बनाए वो बना लिए थे। हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ऐसे नोड से चलेगा AB नोड, AB नोड से कहा जाएगा? हाँ, पुरकिंजे फाइबर। बन गया। नीचे हेडिंग लिखिएगा, नीचे या ऊपर एक हेडिंग डाल देना, लिखिएगा राइट एट्रियम एंड SA नोड। एक बार सवाल पूछा गया है कि इसका जो चलने का तरीका है, SA से AB, AB से पुरकिंजे, ये तो याद रहेगा। AB, AB ये लिखा है ना ऊपर पूरा नाम, एट्रियो वेंट्रिकल नोड। हाँ जी, क्या कह रहे हो? पुरकिंजे फाइबर के नीचे होल हार्ट है, पूरे हृदय में। अभी लिखाऊंगा, जो नहीं समझ छोड़ दिया करो, फिर बताते समय समझ में आ जाएगा। बन गया? अब एक हेडिंग लिख लीजिएगा। अरे अब आज तो बना ही लो। एक हेडिंग लिख देना, राइट एट्रियम और SA नोड, दाहिना अलिंद और SA नोड। हेडिंग डाल देना, दाहिना अलिंद और SA नोड। एक हेडिंग डाल दीजिएगा, दाहिना अलिंद और SA नोड, दाहिना अलिंद और SA नोड लिखिएगा। स्टीनो एट्रियम नोड,
सिनोएट्रियम नोड एक विशेष सिनोएट्रियम नोड एक विशेष हृदय पेशी भाग है। सिनोएट्रियम नोड एक विशेष हृदय पेशी भाग है। सिनोएट्रियम नोड एक विशेष हृदय पेशी भाग है जो कि दाहिने अलिंद में ऊपर की तरफ स्थित है। जो कि दाहिने अलिंद में ऊपर की तरफ स्थित है। दाहिने अलिंद में ऊपर की तरफ स्थित है और इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। लिखिएगा हिंदी में, अभी हिंदी में बोल रहे हैं, लिखिएगा, लिखिए सिनोएट्रियम नोड, आ रहे हैं बोलने इंग्लिश में ना। सिनोएट्रियम नोड एक विशेष हृदय पेशी भाग है। एक विशेष हृदय पेशी भाग है जो कि दाहिने अलिंद में ऊपर की तरफ स्थित है और इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, सिनोएट्रियम नोड इज ए कार्डियक मस्कुलर पार्ट। सिनोएट्रियम नोड इज ए cardiac muscular part and present at upper side of atrium right atrium, present upper side of right atrium and also known as pacemaker of a heart and also known as pacemaker of a heart and also known as pacemaker of a heart। अब लिखिएगा हेडिंग वर्क फंक्शन या कार्य प्रणाली। लिखिएगा वर्क फंक्शन या कार्य प्रणाली। उसके नीचे लिखिएगा हेडिंग वर्क फंक्शन या कार्य प्रणाली। देखिए एसए नोड, लिखिएगा हिंदी में एसए नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स उत्पन्न करता है। एसए नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स उत्पन्न करता है। फ्लक्स इंपल्स एक ही बात है। एसए नोड इलेक्ट्रिक इंपल्स उत्पन्न करता है जिसे कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है। जिसे कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा एसए नोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। एसए नोड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल impulse या flux which is known as cardiac electrical potential, which help to maintain up rhythm, हार्ट रिदम। हिंदी में आगे बढ़ाना, जो कि हृदय गति को बनाए रखता है। which help to maintain हार्ट रिदम, जो कि हृदय की गति को बनाए रखता है। वहीं कहीं स्टार बना के लिखिएगा कि कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये निकलता है 60 से 100 बार प्रति मिनट। ये बना देना, कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर लिखिएगा 60 से 100 बार प्रति मिनट। 60 से 100 बार प्रति मिनट। और नीचे कर देना मेजरिंग हार्ट बीट। लिखिएगा हृदय स्पंदन का मापन है। यही
मेजरिंग हार्ट बीट, हृदय स्पंदन का मापन। मेजरिंग हार्ट बीट, ब्रैकेट कर देना एक और, मेजरिंग हार्ट बीट, हृदय स्पंदन का मापन, हृदय स्पंदन का मापन, मेजरिंग हार्ट बीट, मेजरिंग हार्ट बीट। एक और वहीं स्टार बना के लिखिएगा, लिखिए रीडिंग, रीडिंग ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, नाम सुना है, लिखिएगा रीडिंग ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रीडिंग ऑफ, एक और स्टार बना के लिखिएगा, रीडिंग ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इक्वल टू ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इसमें कुल मिला के P, Q, R, S और T इतनी वेव निकलती हैं, ब्रैकेट कर देना। ईसीजी में कुल 4 या 5 वेव निकलती हैं जिनके आधार पर हार्ट की पोटेंशियल मापी जाती है। P, Q, R, S, T कुल 5 वेव निकलती हैं, इन्हीं 5 वेव का आधार बनाया जाता है पोटेंशियल मापने के लिए। P, Q, R, S, T वेव, ये जब आप ईसीजी कभी करवाएंगे तो वहां पर दिखाई देती हैं, कुछ ऊपर जाती हैं, कुछ नीचे, कुछ हल्का सा नीचे, कुछ ऊपर, इस तरह से। तो इन्हीं PQRST वेव को मापा जाता है, सबके बीच डिफरेंस मापते हैं, PQ डिफरेंस, PR डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस माप करके। बाकी का काम डॉक्टर का अपना, हमारा आपका है नहीं। क्यों करवाते हैं? हार्ट का आपका कैसा रेट चल रहा है कि नहीं चल रहा, पोटेंशियल मापते हैं। हाँ चलिए, हो गया ना। अब नीचे एक और स्टार बना लेना या लिखिएगा। हाँ, ये अपने काम की चीज नहीं है, मैंने नाम बता दिया, ये पर्याप्त है। इसके बाद वो डॉक्टरी मान रहा है, वो अपने अपनी भाषा से बाहर का चीज है। अब ध्यान देना, एक और नोट बना के लिखिएगा कॉपी में। हाँ, और ये नोट ये बताना है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकला हुआ है उसका जो लाइन लेंथ है या उसका एक डायरेक्शन वो कैसा होता है, तो उसके डायरेक्शन को आपको बताना है। एस ए नोड से कहां चलेगा, ए बी नोड, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर। तो लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, स्टार में लिखिएगा विद्युत विभव की दिशा, हृदय में विद्युत विभव की दिशा, हृदय में विद्युत विभव की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नीचे बनाने कैसे होगा, एस ए नोड से कहां जाएगा, ए बी नोड, और थोड़ा गैप गैप बना के लिखना। एस ए नोड से एक लंबी लाइन खींचना, फिर कहां जाना, ए बी नोड, और फिर लंबी लाइन खींचना, कहां जाना, पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर कहां जाना है, पूरे हृदय में, होल हार्ट में। तो डायरेक्शन हमें जो मिलती है बिजली जाने की हृदय में, वो है इस तरह से, एस ए नोड, और एस ए नोड से एट्रियोवेंट्रिकल नोड, और यहां से पुरकिंजे फाइबर, और इसके बाद हम पूरे हार्ट में प्रवेश कर जाएंगे। ध्यान देना, अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना या इंपल्स बना, वह इलेक्ट्रिक इंपल्स हमको लगता तो है कि वो रेगुलर जा रहा है, लेकिन वो रेगुलर नहीं जाता, बल्कि पैकेट या बंडल में जाता है। यहां से जो बिजली बनेगी और कहां पहुंचेगी, ए बी नोड के पास। यहां पर एक बैचमान बंडल होता है, और यहां से जब बिजली पहुंचेगी पुरकिंजे के पास, तो यहां पर एक होता है हिंज या हिज बंडल। कौन सा बंडल, हिंज या हिज बंडल। ये दोनों वैज्ञानिक हैं, बैचमॉन भी वैज्ञानिक हैं और प्रोफेसर हिंज भी वैज्ञानिक हैं। इन दोनों को रिसर्च करके बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नोड से या इंपल्स निकलता है,
और एबी नोड पहुंचता है, वो डायरेक्ट नहीं जाता बल्कि एक पैकेट या बंडल के रूप में जाता है। जैसे फोटोन कहां से आता है, सनलाइट से धरती पर आता है, वैसे एक बंडल बनाता है, उसका एक लगातार क्रम चलता रहता है। हमें लगता है कि लगातार, बल्कि बीच में क्या है, गैप है, पैकेट बना के चलता है। उस बंडल क्या बोलेंगे, बैचमॉन बंडल। और एबी नोड से किधर जाएगा, पुरखिंजे, तो इसे क्या बोलेंगे, हिंज बंडल। क्या बोल देंगे, हिंज बंडल। तो दो बंडल याद रखिएगा, बैचमान बंडल बिटवीन एसए नोड टू एबी नोड एंड हिंज बंडल बिटवीन एबी नोड टू पुरखिंजे फाइबर। और फाइबर से फिर रेगुलर वर्क करना शुरू कर देता है। समझ में आ गया ना, बैचमॉन और हिंज समझ में आया, ठीक। अब हो गया, इसको लिखा है क्या कि ये इसके बीच में ऐसा होता है, नीचे एक नोट डाल दीजिएगा। लिखिएगा सोडियम चैनल ब्लॉकर, नोट लिखिएगा सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कॉमा करके लिखिएगा ऐसे, सोडियम चैनल ब्लॉकर कॉमा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, चैनल सोडियम चैनल ब्लॉकर कॉमा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। हिंदी में भी आप ऐसे लिख दीजिएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर, चा पे की मात्रा ना खाली और ल खाली, चैनल। इसके बाद लिखिए पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, हो गया। फिर लिखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। और इसके बाद तीसरा कौन सा हुआ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और चौथा लिखिएगा बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर। आदि दवाएं हार्ट बीट को रेगुलर करती हैं, यहां पर लिखा बी से बीटा, अल्फा बीटा लिखा होगा ना, वही अल्फा बीटा वाला बीटा लिखिएगा। बीटा ब्लॉकर आदि दवाएं हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं, बीटा ब्लॉकर आदि दवाएं हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं। अंग्रेजी लिखिएगा आर रेगुलेट हार्ट बीट, तो नाम याद रहेगा, आदि दवाएं हार्ट बीट को रेगुलेट करती हैं। आमतौर पर जब किसी को हार्ट अटैक आ जाता है और खास करके कार्डियक अरेस्ट आता है तो तुरंत एक इंजेक्शन निकालते हैं बीटा ब्लॉकर का और लगा देते हैं, हार्ट हमारा खतरे से बाहर आएगा। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल वो और कर सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिनरल हार्ट बीट या हार्ट अटैक में बेहतर है, तो कौन कौन सा है, Na, K एंड Ca। ये चार ऐसे मिनरल्स हैं जो हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से हार्ट बीट को सबसे बेहतर कंट्रोल करता है पोटेशियम, और ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, सोडियम, और ब्लड क्लॉट को कौन कंट्रोल करता है, याद आ रहा है, Ca++। तो हार्ट का संबंध तीन मेन स्पेशल मिनरल से है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। उसको अलग से कहीं ऐसे बना लेना, हालांकि समझदार हो इतने, लेकिन फिर भी एक ऐसे बॉक्स बना देना कि थ्री मेन मिनरल्स आर इंपॉर्टेंट इन हार्ट, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। यहां तक समझ में आई बात। अब सोचो कि किसी का ऐसे नोड खराब हो जाए तो क्या होगा, यही होगा जो मंजूर खुदा होगा, कि हार्ट जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो बनेगा नहीं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो लिखिएगा हेडिंग आर्टिफिशियल पेसमेकर, एक हिंट डाल दीजिएगा, आर्टिफिशियल पेसमेकर, लिखिएगा हेडिंग आर्टिफिशियल पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर। हाँ, लिखिएगा आर्टिफिशियल पेसमेकर या कृत्रिम पेसमेकर, कृत्रिम पेसमेकर। चलिए, इसी पे तो बात हो रही। एक पर्ची आई है कि सर ये लोग होली के बाद से एसी के लिए कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, चलवाइए। अभी इसी पे तो इतनी देर जंग हुई है, ये पर्ची या तो रुकी रही होगी,
या गर्मी जब और लगता है तो आदमी लिख ही देता है। हाँ, हम खुद परेशान, देख रहे हो, एकदम उबन सी लगी, मन कर रहा है कि बस जल्दी बंद करो। मैं, अब समय भी हो गया, मैं आज सोचा था कि ये खत्म करके जाऊंगा। ये बहुत बड़ा नुकसान जा रहा है ना, संस्थान का ही नुकसान जा रहा है। नहीं तो ये सब कब का खत्म हो गया होगा। भाई बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अब कंसंट्रेशन मैं आपकी नहीं बना पा रहा हूं। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम लोग रेगुलर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है ये, इतना शानदार टॉपिक है, आप जूझ जाओगे समझने के लिए। लेकिन अब देखो, कोई पानी पीने जा रहा है, जाओ भैया पियो, क्या ही कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए आइए। तो अब पेसमेकर तभी हम लगाएंगे यहां पर बगल में, जब हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा। लिखिएगा, ऐसे नोड के अनियमित होने पर, एसए नोड के अनियमित होने पर, लिखिएगा, एसए नोड के अनियमित होने पर हमारी हृदय गति, हमारी हृदय गति असामान्य हो जाती है। एसए नोड के अनियमित होने पर हमारी हृदय गति असामान्य हो जाती है। अंग्रेजी भाषा लिखिए, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ एसए नोड, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ एसए नोड, अनियमितता होने पर, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ एसए नोड, हार्ट बीट बिकम, ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ एसए नोड, a heartbeat become irregular, a heartbeat become irregular, and to make the normal heartbeat, and to make a normal heartbeat we use a electronic device, and to make a normal heartbeat we use a electronic device, we use a electronic device known as a artificial pacemaker, we use a electronic device known as a artificial pacemaker, we use a electronic device known as a artificial pacemaker। आगे हिंदी में लिखिएगा, हृदय गति को बेहतर करने के लिए, हृदय गति को बेहतर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग करते हैं। हृदय गति को बेहतर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग करते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का उपयोग करते हैं जिसे कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है, जिसे कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है, जिसे कृत्रिम पेसमेकर कहा जाता है। देखिए, विल्सन ग्रेटबैच ने पहली बार, विल्सन ग्रेटबैच फर्स्टली इन्वेंटेड आर्टिफिशियल पेसमेकर। लिखिएगा, विल्सन ग्रेटबैच ने, विल्सन ग्रेटबैच ने, विल्सन ग्रेटबैच ने पहली बार, विल्सन ग्रेटबैच ने पहली बार कृत्रिम पेसमेकर बनाया। फर्स्टली इन्वेंटेड आर्टिफिशियल पेसमेकर, विल्सन ग्रेटबैच ने पहली बार कृत्रिम पेसमेकर बनाया। 1960 के आसपास बनाया था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। अब हाँ, 60 या 61 समथिंग कुछ है। इसके बाद लिखिएगा, गुड हार्ट साउंड, लिखिएगा, लब डब। इसके बाद लिखिएगा, नीचे ऐसे उसी के नीचे लिख देना, गुड हार्ट साउंड बराबर लब एंड डब, सफर्ड हार्ट साउंड जो होगा ये निकालता है मर मर, MURR, MURR। लिखिए, गुड हार्ट साउंड, गुड हार्ट साउंड होगा लब और डब, और
हिंदी में भी ऐसे लिख दीजिएगा, अच्छे हृदय की आवाज लब और डब की होती है, और खराब हृदय की आवाज मर्र मर्र की होती है। और हार्ट बीट जो होती है वो होती है 72 बार प्रति मिनट, BPM, 72 बीट्स पर मिनट बोलते हैं, BPM। हार्ट बीट डाल दीजिएगा, 72 बीट्स पर मिनट, BPM। तीन बातें लिखिएगा नीचे, गुड हार्ट साउंड लब एंड डब, सफर्ड हार्ट साउंड ड मर एंड मर, और हार्ट बीट कितनी है 72 बार प्रति मिनट, BPM में मापते हैं, बीट पर मिनट। अब इसके बाद हिंट डाल दीजिएगा, ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, लिखिएगा ब्लड प्रेशर या रक्तदाब, ब्लड प्रेशर या रक्तदाब। तो जब हमारा हार्ट इलेक्ट्रिक इंपल्स प्राप्त करता है तो उसके पास दो सिचुएशन उत्पन्न होती है, एक कॉन्ट्रैक्शन की और दूसरी एक्सपेंशन की। जब ये संकुचन करेगा यानी कि संकुचित होगा तो नीचे से ऐसे संकुचित होगा तो नीचे का ब्लड कहां जाएगा, ऊपर, और जब फैलेगा तो ऊपर का ब्लड नीचे जाएगा। तो जो संकुचन है इसे कहा जाता है सिस्टोल, क्या कहा जाएगा, सिस्टोलिक। और जो एक्सपेंशन इसे कहते हैं डायस्टोल, क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। तो इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को बेस बना करके हमारे जो ब्लड वेन्स हैं उसमें या पूरी बॉडी में जो ब्लड का प्रेशर है वो फ्लो करता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर। तो शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें प्रेशर बनता है और वो डिपेंड करता है हार्ट के संकुचन होने और प्रसरण होने। जब ज्यादा संकुचन या ज्यादा प्रसरण होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब कम संकुचन और कम प्रसरण होगा तो प्रेशर घटेगा, और जब बराबर होगा तो बराबर बना रहता है। आपने कई बार ये मापा होगा कि 120/80 ये mmHg पारे के मिलीमीटर दाब पर मापा जाता है, पारा होता ऊपर चढ़ता है। तो ये तो एक सामान्य तरीका है, डॉक्टर आपके हाथ में एक पट्टा बांधेगा और एक मशीन से पंप करेगा, कान में आला लगाएगा और उसको यहां पर लाके रख देता है, यही करता है ना। यानी एक तो है स्फिग्मोमैनोमीटर, वो जो मशीन आपने ये वाली देखी है डब्बा वाला, इसी में एक बड़ा सा ऐसे बना है, एक लाइन बनी है, ये स्फिग्मोमैनोमीटर है। और स्फिग्मोमैनोमीटर अकेले हार्ट ब्लड प्रेशर माप नहीं पाता, मेन मशीन यही है। लेकिन एग्जैक्ट जो ब्लड प्रेशर मापेगा वो स्टेथोस्कोप के साथ मापेगा। आजकल घरों में स्फिग्मोमैनोमीटर इलेक्ट्रॉनिक भी आने लगे हैं, बैटरी लगा दो और बस अपने आप वो हवा भर लेता है और माप के, बट वो मेजरमेंट सही नहीं है। जो अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर होंगे वो उसका इस्तेमाल नहीं करते। आज भी वो आला लगाएंगे कान में और प्रॉपर जांच करके तब आपका लिखेंगे। तो हम इसी के बारे में ये बातचीत कर लेते हैं। लिखिएगा, हमारा रक्तदाब हृदय के संकुचन और प्रसरण पर आधारित है। लिखिएगा, हमारा रक्तदाब हृदय के संकुचन और प्रसरण पर आधारित है। अंग्रेजी भाषा में लिखिएगा, आवर ब्लड प्रेशर बेस्ड ऑन our blood pressure is based on contraction and expansion of heart. our संकुचन और प्रसरण एक बार में सुन लिया करो भैया। हमारा रक्तदाब हृदय के संकुचन और प्रसरण पर आधारित है। हिंदी में लिखिएगा, बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, संकुचन और प्रसरण पर आधारित है। उसी में नीचे लिखिएगा, संकुचन बराबर सिस्टोलिक। क्या लिखिएगा, संकुचन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। ऐसे लिख देना नीचे, संकुचन, तो संकुचन क्या कहेंगे, सिस्टोलिक। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोलिक होगा।
और प्रसरण होगा तो डायस्टोलिक होगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नाम याद रहेगा ना। हाँ, वो लोग कई बार हिंदी में कह दिया था कि सिस्टोल, ऐसे कह देते हैं वो, सिस्टोल। तो सिस्टोल मतलब सा से संकुचन और सा से सिस्टोल, तो समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसी पे बेस्ड होकर हमारे पास 3 तरह का ब्लड प्रेशर मिलेगा। एक मिलता है हाइपोटेंशन या निम्न रक्तदाब, इसको हिंदी में भी हम कहते हैं हाइपोटेंशन। एक होता है सामान्य रक्तदाब, या इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर या एन बीपी जानते हैं, और इसको बोलते हैं लो बीपी, एलबीपी। एक और आपको मार्केट में लोग मिलेगा जो कहलाता है हाइपर टेंशन, और इसको हम बोलेंगे उच्च रक्तदाब या हाई ब्लड प्रेशर, एच बीपी। ध्यान देना, जब हमें ये रीडिंग मिल रही होगी नॉर्मल 120/80, ये सिस्टोलिक है और नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। ध्यान देना, नीचे डी होगा और ऊपर यस होगा। mmHg पारे के मिलीमीटर दाब पर मापते हैं, तो ये नॉर्मल है। जब 140/100 या कई बार 90 लिख लीजिएगा, 140/90 मिल जाए तो mmHg, तो ये खतरा है। इसका मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर है, ऊपर सिस्टोलिक है और नीचे डायस्टोलिक है। और जब हमें 100/70 कितना मिल जाए, 100/70 mmHg मिल जाए, तो ये होगा लो ब्लड प्रेशर। तो कुछ आंकड़े कॉपी में लिख डालिए। और ये एक बारी का आंकड़ा नहीं है, पूरे सप्ताह का एक औसत आंकड़ा है ये, तभी माना जाता है। नहीं तो दौड़ के आओ और 150 मिल जाए, दवाई खाना शुरू कर दो। हाँ, बस छोड़ रहे हैं, बस 5 मिनट के अंदर छोड़ रहे हैं, बस यही लिख लो। 140/90 डायस्टोलिक सिस्टोलिक। आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर खराब हो रहा होगा, है ना। किसी का लो हुआ, किसको आ रहा है, पानी वानी दो इनको, है चलो। हाँ, नारियल पानी यार हम मिला हुआ है, एक हम पी ले रहे हैं इसको। हो गया ना ये, ठीक। इसमें लिखना हाइपरटेंशन लिखेगा, रीजन लिख देना, रीजन कारण क्या क्या है। हाइपरटेंशन कारण लिखेगा ओल्ड एज, बुढ़ापा, पहला कारण लिखिएगा बुढ़ापा। जो उच्च रक्तदाब है उसके नीचे कारण लिखना क्यों क्यों होता है, लिखिए बुढ़ापा, ओल्ड एज, लिखिए आनुवांशिक, कुछ लोगों में माता पिता में है तो बच्चों में होता है। जेनेटिक, दूसरा लिखिएगा जेनेटिक, आनुवांशिक या जेनेटिक। तीसरा लिखिएगा ओवरवेट, मोटापा, तीसरा है ओवरवेट या ओबेसिटी या मोटापा। चौथा लिखिए हाई साल्ट डाइट, ज्यादा नमक खाना। कुछ लोग एकदम नमक खाते हैं ना बहुत ज्यादा, अलग रख 2 चम्मच बगलिया में रख लेते हैं खाना अक्सर, थोड़ा लड़कियां ऐसा करती हैं। इसके बाद लिखिएगा, हाँ लिखिए ज्यादा मात्रा का एल्कोहल, टू मच एल्कोहल, ज्यादा मात्रा का एल्कोहल। और टोबैको, तंबाकू बहुत खतरनाक है बीपी बढ़ाने के लिए, एकदम खाओ गर्म हो जाता दहिया पूरी खाने के बाद। टोबैको, तंबाकू, हाँ खैनी रगड़ते हैं ना ऐसे पूरा, मैं टक 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 उठा रख लेता ऐसे, और उसके बाद फिर पूरा प्रेशर आएगा बॉडी में, तो ब्लड प्रेशर क्या कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहते हैं ना, प्रेशर नहीं। कुछ लोग सुबह बाथरूम तक नहीं जाता उसको खाने के बाद, तो बीपी बढ़ा के बाथरूम करता है ना। चलिए अब आना लो बीपी में लिखिएगा रीजन, मोटापा तो कोलेस्ट्रॉल है ना। चलिए अब लिखिएगा लो ब्लड प्रेशर, लिखिएगा रीजन क्या है। लिखिए इमोशनल स्ट्रेस, लो, हाँ लो में लिखिए नंबर 1 इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव लेना। हाँ लो बीपी क्यों होता है, लिखिए इमोशनल स्ट्रेस,
जैसे आप लोग ले रहे हो अभी। लेकिन भावनात्मक तनाव लेना, इमोशनल स्ट्रेस। नंबर 2 लिखिएगा, लो साल्ट डाइट, कम नमक खाना, लो साल्ट डाइट या कम नमक खाना। हाँ, ये सारा गुण आपके अंदर जा रहा है। डिहाइड्रेशन तीसरा हो रहा है, अभी जाके चक्कर खा के गिर जाओगे। देखिए तीसरा लिखिए, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी। इसके बाद लिखिएगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर क्या रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आमतौर पर ब्लड प्रेशर लो रहता है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा अब। लिखिए स्फिग्मोमैनोमीटर, लिखिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब का मापन किया जाता है। ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए, जबकि स्टेथोस्कोप या आला, आला बोलते हैं ना इसे, डॉक्टर साहब का आला, देखिएगा, जबकि स्टेथोस्कोप या आला सहायक की भूमिका निभाता है। हाँ, सहायक की भूमिका निभाता है, हेल्प करता है। तो आपके एग्जाम में दोनों आ सकता है कि मापन करते हैं केवल स्टेथोस्कोप, केवल स्पिग्नोमीटर, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे, दोनों। और पहली अगर प्राथमिकता देनी किसको देंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर को देंगे। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अब लिखिएगा अगली हेडिंग, अब ये तो हमारे बस का नहीं है कि इसमें क्या ऐसा होता है, आप खुद ही देख लेना जाकर पे। हाँ हाँ। इसके बाद लिखिएगा हार्ट फंक्शन, लिखिए हृदय की कार्यप्रणाली, देखिए हार्ट फंक्शन या हृदय की कार्यप्रणाली। सर जी पे गुस्सा आता है, ऑनलाइन वालों को वैल्यू ही नहीं देते हो। ये जो आओ लिखो ऑनलाइन हमारे उसमें लाइव कार्यक्रम में, ऑनलाइन वैल्यू नहीं देंगे, है ना। कल हम लाइव आए थे और यही लिख के भाग रहा था, ऑनलाइन वालों को वैल्यू नहीं देते हो, और लिखा करो। आज हम जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, है ना। मार्केट खराब करेगा तो क्या होगा। केवल केवल इंग्लिश वालों को पढ़ाते हैं बस ये। चलिए, हमारा शर्ट देख रहे हो कैसा डूब रहा है मार्केट इसका। चलिए सर, हिंदी में बोला करिए। हिंदी तो होती तो है, हिंदी दोनों होता है। आप ये मान के चलो कि हम गलती करेंगे तो ये बैठा है सामने, ये लोग गला पकड़ लेंगे। ये आपके ही भाई लोग हैं, बहन है ये सब इधर के। आप हिंदी वालों को भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे मैं पिघल गया, है ना। सर क्यों नाराज हैं हम लोगों से, क्योंकि मार्केट खराब करते तुम लोग। मार्केट बनाओ हमारा तो हम नाराज नहीं रहेंगे। सर हम मार्केट बहुत प्यारे टीचर हैं आप मार्केट के, क्या मस्त पढ़ाते हैं। मतलब हाँ, मतलब लिख रहे हैं क्या वो किया हो गया है। हाँ, नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछ रही है कि सर नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रीजन क्या है। कोई कोई मेरे लिए डिहाइड्रेशन का दवाई ला दे रहे, मैं पागल हो जाऊंगा। ये पूछ रहे कि हम स्वस्थ हैं, इसका कारण क्या है। भाई स्वस्थ हो तो उसका क्या कारण है, सही चीजें हैं। नॉर्मल नॉर्मल ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, अब उसका कारण हम क्या बनाए, मुस्कुराना, सही भोजन करना,
सही समय पर सारा काम कर देना, ये क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ना, उसका कोई रीजन थोड़ी होता है। खैर, तो अब चूंकि गर्मी बहुत है, इस कहानी को देखते हुए मद्देनजर अब आपको छुट्टी मैं दूंगा। कल हम आज बहुत सीरियस होके इस पर चर्चा कराएंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा गर्मी में हमारा और आप दोनों का नुकसान हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो कल की कल होगा। हाँ, बोल रहा हूँ मैं।